हेलो एवरीवन। आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री हब क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में भारत में यूरोपियों के आगमन पर डिस्कशन किया था। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग लेते हैं भारत में डचों का आगमन। डचों का आगमन पीछे हमने चर्चा किया था कि जैसे ही नया रास्ता खोजा गया तो यूरोप की जो तमाम शक्तियां थी वो सब लालायित होने लगी भारत आने के लिए। उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, लेकिन एक बड़ी बाधा थी और वो बाधा ये थी कि इसने पुर्तगालियों ने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित कर ली थी। यानी सुपरमेसी किस पर स्थापित कर लिया था उन्होंने? समुद्र पर। तो अटलांटिक से लेकर इंडियन ओशन तक कब्जा करके बैठ गए थे पुर्तगीज। ठीक है, आर्मेडा के दम पर ये सारा कुछ संभव हुआ था। हमने कल डिस्कस किया था कि कार से काफिला सिस्टम लाए और उसके बाद में उन्होंने इंडियन ट्रेड पर अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश कर ली थी पुर्तगालियों ने। 1588 में 1588 में 1588 में नेल्सन नामक एक अंग्रेज नौसैनिक अधिकारी था, उसने एक योजना बनाई। नेल्सन ये कहा करता था, इसी का स्टेटमेंट है, इसने अपने ग्रैंड माँ से एक बार कहा था, व्हाट इज फियर ग्रैंड माँ। कहते हैं ये छोटा बालक था नेल्सन। तो ये एक बार क्या हुआ कि एक बरसात के समय में एक छोटी धारा में बह गया था। तो इसकी दादी माँ जब निकाल करके इसको बचा करके लाया गया तो रोते पूछी, बेटा डर नहीं लगा तुम्हें? तो नेल्सन ने कहा था अपने ग्रैंड माँ से, व्हाट इज फियर ग्रैंड माँ। तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट हम इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया के माने जाने नौसेना अधिकारियों में से रहा, रणनीतिकार में से रहा। तो इसने क्या किया, हम लोग बात कर चुके हैं पीछे कि आर्मेडा जो एक बहुत बड़ी शिप थी और जिसे जो है पराजित करना असंभव माना जाता था बड़े लंबे समय तक, उसको नेल्सन ने पराजित किया। उसने क्या किया, पहले प्लान ये था कि इससे भी बड़ा हम नौसैनिक जहाज या बेड़ा बनाएंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने कहा कि जो इनके इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि अगर इससे बड़ा आर्मेडा से बड़ा अगर शिप हम बनाते हैं, खुद ही बहुत विशालकाय था, तो वो उसको चलाया कैसे जाएगा? आप जानते हैं उस समय भी इंजन तो था नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत पावर चाहिए और वो जो याच मतलब वो जो चलाया जाता था मस्तूल वाली नाव के माध्यम से इसको चलाना संभव नहीं था, मस्तूलों के माध्यम से। ठीक है, अब स्पीड बहुत ही कम हो जाती। तो उन्होंने चालाकी की, छोटी छोटी बोट्स बनाई जो हल्की और ज्यादा स्पीड वाली हो और उसको छोटी छोटी गन्स लगाए। ये आइडिया नेल्सन का था और इन्होंने बड़ी संख्या में छोटी छोटी नावें लेकर के अटैक किया आर्मेडा पर और 1588 में आर्मेडा को डुबो दिया गया। जब आर्मेडा डूब गया तो इसी के साथ जो स्पेन पुर्तगाल का वर्चस्व था समुद्र पर, ये खत्म हो जाता है। यानी अब यहीं से आप देखेंगे ब्रिटिश सुपरमेसी का युग आना शुरू हो जाता है 1588 के बाद। और आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ठीक है, डोमिनेट करता है दुनिया के नेवल पावर में कौन? ब्रिटेन डोमिनेट करेगा। फिर आप देखेंगे दोनों वर्ल्ड वार जो लड़ा गया उसमें आप देखेंगे ब्रिटिश नेवी कहीं ना कहीं अपनी सुपरमेसी बनाए रखी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार में यू बोट आ जाते हैं, यानी सबमरीन आ जाती हैं और उन्होंने ब्रिटिश नेवी को पूरी तरीके से डैमेज किया। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनों ने, और उसी के साथ में इसका नेवल पावर बहुत बर्बाद हुआ और फिर आप जानते हैं कि तमाम देशों को अंग्रेज स्वतंत्र करने के लिए बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं। तब तक बहुत कुछ नया न्यू टेक्नोलॉजी का आ गया, एटॉमिक बम आ गए, सब आ गए। बहरहाल हम लोग आगे बात करते हैं कि 1588 में नेल्सन ने आकर के आर्मेडा को डुबोया और इसी के साथ जो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा स्थापित किया था पुर्तगालियों की तरफ से भारत के संदर्भ में, वो खत्म हो जाती है। तो अब धीरे धीरे तमाम यूरोपीय शक्तियां देखेंगे 1600 के ऑनवर्ड दिखाई देने लग जाएंगी भारत में आते हुए। तो इनमें से जो दूसरी शक्ति भारत में आती है वो आती है कौन? डचों की। और डच जो थे ये पहले एक हॉलैंड देश कहलाता था वर्ल्ड वार के पहले तक, और इसको बाद में नीदरलैंड कहा जाने लगा। तो डच कहाँ के थे? ये हॉलैंड, जिसको पहले नाम हॉलैंड नाम से जाना जाता था, या अभी किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड। तो पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, अब उसी किस नाम से जानते हैं? नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। इस देश के निवासियों को डच कहते हैं। तो डच भारत में 1602 ईस्वी में आने की प्रक्रिया में आए। इन्होंने प्रयास करना शुरू किया। कब से शुरू किया प्रयास? 1602 ईस्वी में। तो इन्होंने एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनाया पहले। इसके लिए इन्होंने क्या किया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड इन्होंने स्थापित किया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना किया कब? 1602 में। ये कहाँ स्थापना हुई? ये सारी कंपनियां मदर कंट्री में स्थापित होती थी। वहां के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने मिलकर के इस कंपनी को स्थापित किया। इस कंपनी को डच लैंग्वेज में VOC कहा गया। संक्षिप्त में इसको क्या कहा गया? VOC। इसका डच भाषा में इसका नाम है वेरिनिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी।
ये इसका, ये अगर कट रहा तो इधर लिख देता हूं, स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। ये इसका नाम है VOC, यानी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का। डच लैंग्वेज में इसका ओरिजिनल नेम क्या है? वेरिनिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ठीक है, कंपनी में आई इन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये चीज, अच्छा इसमें जी भी इन्वॉल्व है, ऐसे है कंपैग्नी NI, ये है वेरिनिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ठीक है, लिमिटेड कंपनी। ठीक, ये डच भाषा में इस कंपनी का नाम है। तो ये कंपनी 1602 में स्थापित हुई। फिर उसके बाद में इनको जो है वहां के सरकार से भारत से व्यापार करने के लिए, ईस्ट से व्यापार करने के लिए 21 वर्षों का एक चार्टर या अधिकार पत्र मिल जाता है। कितने वर्षों के लिए मिला? 21 ईयर्स के लिए इनको राइट मिलता है, ट्रेडिंग राइट। किसके साथ में? इंडिया और ईस्ट के साथ में। एक लेकिन बड़ा अलग बात इनके साथ दिखाई देती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसको अपने चार्टर में ही भारत पर अपना राज्य क्षेत्र प्राप्त करने और युद्ध करने का अधिकार भी था, संधि करने का भी अधिकार था। समझ रहे हैं ना? तो ये कंपनी पहले से पूरी, जैसे वो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में पोर्तुगीज आए थे, फिर उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया धीरे धीरे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों कंपनी आएगी, वो भी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आती है, धीरे धीरे वो अपना भारत में राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया में आती है। लेकिन डचों की कंपनी एकमात्र कंपनी ऐसी है जो आई है ट्रेडिंग के उद्देश्य के साथ साथ किस उद्देश्य के लिए, कि भारत में हम राज्य क्षेत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ इनको पहले ही चार्टर में अधिकार दे दिया गया था। चार्टर का मतलब होता है जो राजा की तरफ से या वहां की अथॉरिटी की तरफ से, सॉवरेन पावर्स की तरफ से जो राइट किसी और कंपनी को दिया जाए विदेशों में काम करने के संदर्भ में, तो इसे चार्टर के नाम से जानते हैं। तो आक्रमण और विजय करने का अधिकार इसी कंपनी को इसके चार्टर में खुले रूप में पहले ही चार्टर में दे दिया गया। अंग्रेजों ने काफी बाद में प्राप्त किया, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो 1605 में इस कंपनी ने मसूलीपट्टनम में, कहां पर? 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम, जिसे हम मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम या बंदर के नाम से, ये मार्क करिएगा, बंदर नाम इसका। ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड एज का पोर्ट है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। इसे बंदर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये फैक्ट्री जो है वो कृष्णा जिले में है, आंध्र प्रदेश में। तो मार्क करिएगा इन चीजों को, कृष्णा जिले में। ये आप देखेंगे ईस्ट कोस्ट पर आपको कृष्णा जिले में आंध्र प्रदेश की मिलेगी। ठीक है, तो कहां पर है ये? AP में है ये मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। कौन सा जिला है? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, ये मार्क करेंगे आप। ठीक है, कृष्णा जिले में मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, और इसका ओल्ड नेम क्या है? बंदर। तो बहुत पुराना बंदरगाह है, रिसेंट पीरियड से ये चला रहा है। और आप देखेंगे इसका लोकेशन मैप में देखेंगे तो तमिलनाडु से जस्ट ऊपर आंध्रा में मिलेगा आपको। तो इसका व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही सेंटर का बड़ा महत्व था। तो इन्होंने प्रथम डच फैक्ट्री कहां स्थापित किया? 1605 में मसूलीपट्टनम में। दूसरी इन्होंने जो डच फैक्ट्री स्थापित किया था पुत्तोपोलिम या निजामपट्टनम में। पुत्तोपोली या इसको कहते हैं निजामपट्टनम। ठीक है, पुत्तोपोलिया निजामपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई, और ये भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। दोनों आसपास ही हैं, ये गुंटूर जिले में है आंध्र प्रदेश की। ये दूसरी फैक्ट्री है इनकी। बाद में इन्होंने 1610 में इन्होंने पुलिकट, आप जानते होंगे इसी नाम से एक लेक है, पुलिकट झील है, और पुलिकट शहर उसी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो पुलिकट झील के साथ जो लगा हुआ एक बंदरगाह है, शहर है पुलिकट। यहाँ पर इन्होंने, ये तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में है, ये हिस्सा तमिलनाडु में आ जाता है। पुलिकट का ऊपर वाला हिस्सा आंध्र कोस्ट के पास ही जुड़ता है, पहुंचता है। तो पुलिकट जो झील है, ठीक है, समुद्र की एक ऐसी झील है जिसमें समुद्र क्या करता है, एक हिस्सा छोड़ देता है, मतलब वहाँ गाद वगैरह जमा हो जाता है, तो ये झील बन जाती है। तो पुलिकट लेक या पुलिकट झील के साथ ही पुलिकट बंदरगाह है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर 1610 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, और इधर के पूरे ईस्टर्न कोस्ट के लिए इन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया। यानी डचों का हेडक्वार्टर कहाँ पर भारत में? तो HQ बना, या हेडक्वार्टर या इनका मुख्यालय कहाँ बन गया? पुलिकट में मुख्यालय। तो यहीं से पूरे भारत के व्यापार को आरंभ किया इन्होंने, नियंत्रित करना। यहीं इनका गवर्नर बैठता था, कहां से? पुलिकट। तो ये मुख्यालय बन गया 1616 में। अब आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा फैक्चुअल यहाँ चीजें आएंगी, क्योंकि ये कंपनियों की स्थापना कौन कंपनी इस क्रम में स्थापित हुई, आप देखते होंगे यूजीसी का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप के। ठीक है, वो कंपनियों के नाम दे, फैक्ट्रियों के नाम दे देगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन फैक्ट्री स्थापित हुई, उनका क्रम क्या था, क्रमबद्ध रूप से इसको सजाइए। ये प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है। तो अगली कंपनी बनती है, इनकी फैक्ट्री बनती है सूरत में 1616 में। सूरत आप जानते हैं, ये हम ईस्ट कोस्ट की बात कर रहे थे, अभी वेस्टर्न कोस्ट पर आपको जाना होगा। 1616 में सूरत में इनको फैक्ट्री स्थापित करने का जो है अधिकार मिला, मौका मिला। तो 1616 में इन्होंने सूरत में स्थापित किया। सूरत आप देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट का अभी तक सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये मार्क करके चलेंगे।
बाद में मुंबई जब डेवलप होगा बॉम्बे के नाम से, अभी आगे अंग्रेजों के पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर सूरत धीरे धीरे थोड़ा कम वैल्यू वाला हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे बाद में बॉम्बे बढ़ेगा वैसे वैसे सूरत का महत्व होगा, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हुआ। सूरत एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर के रूप में रहा, क्योंकि उसके पृष्ठ प्रदेश में कपड़े का, ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम है और तमाम उत्पादक क्षेत्रों से अंदर से जुड़ा भी है वो। ठीक है, तो इनकी जो बंगाल में प्रथम फैक्ट्री डचों ने, ये तो हो गया, हम लोग बात कर लिए कहाँ पर, साउथ की फैक्ट्रियां, और वेस्ट में सूरत फैक्ट्री की बात कर ली। अब बंगाल में अगर देखें तो पीपली में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था 1627 में। तो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कब बनी? बंगाल में इन्होंने 1627 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। बंगाल जो आज आप देख रहे हो तब का बंगाल में बड़ा अंतर है। ठीक है, बंगाल काफी बड़ा भी था। बंगाल का मतलब आप समझते हैं, उस समय के बंगाल में अभी का बिहार भी आ जाएगा, अभी का झारखंड भी आ जाएगा। बंगाल एक मुगलों का प्रांत था, तो बंगाल में क्या क्या आ जाएगा, बंगाल बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ईस्ट बंगाल या बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का हिस्सा आएगा। इतने सारे क्षेत्र मिलकर के किसमें आते थे? तो बंगाल प्रांत की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी वाला बंगाल नहीं है। ये बंगाल कब वाला है? ये मुगल पीरियड का बंगाल प्रांत है। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें बिहार अभी का, झारखंड, ये मार्क करिएगा, ठीक है, झारखंड, ठीक, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, और अभी उड़ीसा को ओडिशा कहते, इतने क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ओडिशा, इतने क्षेत्र को मिलाकर के मुगलों का कौन सा प्रांत बना था? बंगाल। बाद में अलग होगा। ठीक है, तो इस समय की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो बंगाल जब कहें तो इतने बड़े क्षेत्र को इसमें लिया जाएगा। इन तमाम क्षेत्रों को, जिसको बंगाल प्रांत के नाम से जानते हैं, इसकी पहली फैक्ट्री बनी पीपली में 1627 में डचों की, पीपली। तो प्रथम फैक्ट्री है कहां पर? बंगाल में। ये 1627 में आई बंगाल में, यानी बंगाल प्रांत में प्रथम फैक्ट्री है। आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं बंगाल प्रांत में पहली फैक्ट्री, तो आपको बंगाल पढ़ना है, ध्यान देना है, तब लगाना है। ये नहीं कि डचों की पहली फैक्ट्री आप लिख दे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है इसमें। दूसरा, अगर आप देखें तो प्रथम फैक्ट्री यहाँ पर पीपली में स्थापित हुई। दूसरी इन्होंने स्थापित किया चिनसुरा। ठीक है, चिनसुरा जो हुगली के पास है, चिनसुरा, ये भी महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर था इनके लिए, यूरोपियों के लिए। ये हुगली के पास है, हुगली। ठीक है, तो चिनसुरा, हुगली को, हुगली में काफी कंपटीशन था, तो उन्होंने बगल के चिनसुरा शहर में स्थापित किया। और यहाँ से आप देखेंगे डच मिशनरियों का कामकाज बहुत बढ़ा। हमने चर्चा किया था कि ये लोग केवल भारत का धन प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे, ये लोग ईसाई भी प्राप्त करना चाहते थे। धन के साथ धर्म का प्रसार भी चाह रहे थे। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इनका कि भारत में कैसे हम ईसाई प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म में लोग सोचे थे बड़ी आसानी से हम फैला लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है बसती थी। ठीक है, हालांकि उस समय गलतफहमी में थे, लेकिन अगर वर्तमान में आप देखें तो ये ज्यादा सफल हुए। उस समय सनातन इतने कमजोर नहीं थे अपने विश्वास को लेकर के जितना आज है। तो धर्मांतरण आज आप देख रहे होंगे ज्यादा तेज है, उस समय उतना नहीं हुआ जितना इन लोगों ने सोचा था। हालांकि कुछ हद तक इन्होंने किया ही। तो बंगाल में चिनसुरा में आया, यहाँ पर इन्होंने एक फोर्ट स्थापित किया था जिसका नाम था गुस्ताव फोर्ट। ठीक है, गुस्ताव फोर्ट, एक किला बंदी किया इन्होंने, जिसको गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस नाते ये महत्वपूर्ण है, मार्क कर लेंगे इसको। 1653 में ये बना था, 1653 में, 1653। ठीक है, तो ये बंगाल का महत्वपूर्ण फोर्ट था। किसका? डचों का महत्वपूर्ण फोर्ट था। इसके बाद इन्होंने 1658 में कई जगह कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किया। कासिम बाजार, कासिम बाजार ये बंगाल में है, बालासोर, ठीक है, और पटना, ये सारी फैक्ट्रियां जो स्थापित हुई थी, ये स्थापित हुई थी 1658 में। अच्छा, एक और है नेगापट्टनम। ठीक है, नेगापट्टनम कहां पर है? ये है तमिलनाडु में, ये सारी फैक्ट्रियां। ठीक है, तो ये नेगापट्टनम है तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। नागपट्टिनम भी कहते हैं अभी, ओरिजिनल नाम इसका नागिनीपट्टनम है, नागिनीपट्टनम, बाद में नागपट्टनम बना, और इस समय इसको नेगापट्टनम भी कहते थे, जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये सब 1658 में आती है। ये सारी फैक्ट्रियां कब बनी थी? 1658 में बनी थी। इसके बाद इन्होंने कोचीन में भी एक फैक्ट्री स्थापित किया। आप जानते हैं पुर्तगालियों ने अपना सेंटर डेवलप किया था कोचीन में। इन्होंने कोचीन में जो फैक्ट्री स्थापित करी थी वो 1663 में स्थापित किया था। तो 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक है, आप इस काम को, ये काम कर सकते हैं, इन सारी फैक्ट्रियों को एक एक पेज में मैपिंग में के थ्रू आप समझ सकते हैं। इंडिया का मैप ले लीजिए और उसमें इस वाले आपके क्लास के लिए, यानी ये जो टॉपिक है इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आप
जैसे डचों की कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ फैक्ट्री उन्होंने लगाया, डच फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लगी, उसको एक मैप में इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं, तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से फीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ऐसे मुश्किल होता है कई बार। ठीक है, 1669 में औरंगजेब ने डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा से व्यापार का एकाधिकार कर दे दिया। 1669 में, कब? 1669। इस समय औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने कितनी चुंगी लगाई? 3.5% चुंगी देने के उसमें, चुंगी की एवज में बंगाल, बिहार और ओडिशा से फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दिया। यानी अब इसके बाद इनको मुक्त रूप से व्यापार करने का अधिकार होगा, स्वतंत्र रूप से व्यापार। कितनी चुंगी चुकाने के बाद? 3.5% चुंगी, मतलब इसके अलावा कुछ इनसे नहीं लिया जाएगा, ये इन्होंने कर दिया। और कहा इनका मोनोपोली होगा, ये व्यापार तो करेंगे ही करेंगे, मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ इनका एकाधिकार होगा। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि कोई अन्य कंपनी वो सामान, वो चीजें नहीं बेच सकती इस क्षेत्र में। जिन इसमें लिस्ट बनाई जाती थी कि ये चीज बेचेंगे, इस पर 3.5% चुंगी देंगे, और केवल यही कंपनी ये सामान इस इलाके में बेच सकती है, दूसरी कंपनी को अनुमति नहीं मिलेगी। ये काम किसने कर दिया था? औरंगजेब ने। ठीक है, 1690 में इन्होंने जो पुलिकट पहले हेडक्वार्टर बनाया था, उसको हटा करके नेगापट्टम ले आए। तो 1690 में अब कौन सा हेडक्वार्टर बन गया? पुलिकट हमने पीछे बताया था कि बना था पहले। अब ये 1690 में कौन बन गया? नेगापट्टम इनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय बन गया। तो ये मार्क करेंगे कि 1690 में आगे चल करके हेडक्वार्टर क्या बन जाता है, यानी डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट से कहाँ ट्रांसफर कर दिया? नेगापट्टम में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ इनको ज्यादा सुविधा थी। अगर आप देखेंगे नेगापट्टम तमिलनाडु में और नीचे है, ठीक है, तो वहां से श्रीलंका से जब चक्कर लगा करके आते हैं तो ईजी था इनको आने जाने में, और वहां से ज्यादा सुविधा थी। ठीक है, तो इसमें जो इनका मुख्यालय था वहां पर डच गवर्नर बैठता था, और वही इनके मामलों का देखरेख करता था। तो डचों का गवर्नर अब कहाँ बैठेगा? हेडक्वार्टर का मतलब इनका गवर्नर यहाँ बैठेगा। कौन बैठेगा? गवर्नर। अपने मामलों की देखरेख के लिए हर यूरोपीय कंपनी एक गवर्नर नियुक्त करती थी, जैसे हम लोग पुर्तगाल के बारे में बात कर चुके हैं। तो गवर्नर जहां बैठता था वही मुख्यालय था इनका। 1690 में ये मुख्यालय पुलिकट से कहां पर आ गया? 1610 में आया था पुलिकट में, उसके बाद 1690 में कहा जाता है? ये नेगापट्टम में आ जाता है, जो नागनीपट्टम या नागपट्टिनम के नाम से जाना गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए भारत में। रेशम की चक्री एक लेकर के आई है। ठीक है, रेशम के काम में इन्होंने बड़ा हाथ डाला था, और उससे रेशम के धागे इकट्ठा करने में और उसको व्यवस्थित ढंग से चक्री में जब चला करके लपेट दिया जाता था तो कपड़ों की बुनाई इजी हो जाती थी। तो रेशम की चक्री लेकर के कौन आया? ठीक है, ये कासिम बाजार में इन्होंने, बंगाल में आप जानते हैं रेशम का काम अच्छा होता था, तो बंगाल के कासिम बाजार में डचों ने एक रेशम की चक्री, यानी एक व्हील थी, जिस पर क्या किया जाता था? रेशम आप जानते हैं, एक उसका जो प्यूपा पलता है, जिसमें एक खोल सा बना होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो उससे धागे निकाले जाते थे। धागे संभालना मुश्किल होता है, लिपट गए धागे तो बेकार हो जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने एक बनाया कि जिसमें धागे आसानी से लपेटे जा सकते थे। तो इन्होंने रेशम की चक्री यानी एक व्हील बनाया जिसमें कि रेशम को अच्छे से लपेटा जा सकता था। ये कासिम बाजार और फिर उसके आसपास के इलाकों में इन्होंने ये काम शुरू करा, क्योंकि रेशम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और इस तरह से रेशम उद्योग को इन्होंने बढ़ावा दिया। रेशम के कपड़ों का अच्छी मात्रा में ट्रेड भी करते थे। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र का बड़ा काम किया। ठीक है, और ये वस्त्र व्यापार में इस तरीके से लिप्त थे। अब आप देखेंगे इसका एक संवेदनशील पहलू हो जाता है कि यहाँ से वस्त्र ले जाकर के, जैसे रेशमी वस्त्र वगैरह तो चले जाते थे यूरोप के बड़े लोगों में बिकते थे, लेकिन साधारण सूती कपड़ा जो था वो अफ्रीका में ले जाकर के बेचते थे लोग। और ये डच ले जाकर अफ्रीका में उन लोगों को बेचते थे जो डचों इसके कपड़ों के बदले में फिर दास के साथ एक्सचेंज करते थे या बार्टर करते थे। मतलब भारत से कपड़ा ले गए, सूती वस्त्र ले गए, और कहाँ उतारा उसको? अफ्रीका के बंदरगाहों से। अफ्रीका उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, आप जानते हैं, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। मैक्सिमम आदिवासी जातियां रहती थी जो वस्त्र पहनना तक नहीं जानती थी। अब नया नया उनके यहाँ वस्त्र का इन्होंने प्रचार प्रसार किया उनको सभ्य बनाने के चक्कर में, और आप देखो कैसे सभ्य बनाया उन्होंने। ये वस्त्र उन्हें तो उनके यहाँ के जो थोड़ा सभ्य बनने की प्रक्रिया में थे, कपड़े पहनकर सभ्य बनने वाले, उनको तो कपड़े महंगे में बेचे, और उस कपड़े के बदले उन्होंने वहां से जनजातीय इलाकों से जनजातियों को पकड़ करके लोग बाजारों में दास के रूप में बेच देते थे, और फिर यहाँ से उठा करके ले जाते थे। जो नए उपनिवेश इन्होंने खोजे थे, कहाँ पर? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के। आप ये भी ध्यान रखें, 1600 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुसी नामक एक नाविक था,
वो भी एडवेंचरिस्ट था, वो अमेरिका के अंदर घुस गया स्थलखंड में। हमने बात किया था कोलंबस ने तो बाहर की खोज की ना, पहली बार अमेरिगो वेस्पुसी जो 1600 एडी में घुस जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, और दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर की बात इलाकों का उसने काफी कुछ भ्रमण किया, उसी ने व्यवस्थित ढंग से बताया वहां के बारे में। इसी नाते उस अमेरिगो के नाम पर ही अमेरिका नाम पड़ता है, ठीक है। तो इटालियन नाविक था जिसने 1600 में अमेरिका के इंटरनल पार्ट को देखने का काम किया, भ्रमण करने का काम किया, और उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में होड़ मची कि हम चल करके अमेरिका पर कब्जा करें, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, इन सब ने तो साउथ अमेरिका में ज्यादा ध्यान दिया। बाद में इंग्लैंड करीब भी था, और उन्होंने और फ्रांस के लोगों ने उत्तरी अमेरिका, कनाडा, इन सब इलाकों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और आप जानते हैं कि वहां के कैसे रेड इंडियंस को इन्होंने क्या किया, इनका इधर नीचे थे, ऊपर रेड इंडियंस थे, उन सभी को वाइप आउट कर डाला है। जो अभी अपने आप को मानवाधिकार के सबसे बड़े लंबरदार बताते हैं, झंडा बरदार, बहुत बड़े संरक्षक बात करते हैं, हमको बार बार देखते हैं, परेशान करते हैं मानवाधिकार को लेकर के। इन्होंने पूरी पूरी सभ्यताएं खत्म कर डाली, जो ओरिजिनल अमेरिकी थी उनको खत्म कर डाला, और ये जाकर के वहां अपना वर्चस्व स्थापित किए। तो वहां दासों की जरूरत थी, उनको तो इन्होंने खदेड़ दिया जो जनजातीय समुदाय के लोग थे। इन्होंने बड़े बड़े फील्ड पर कब्जा किया, वहां खेती बाड़ी करवाया, उसके लिए दास चाहिए था, ठीक है। और खनन का काम करवाया। आप जानते हैं साउथ अमेरिका के बहुत सारे इलाकों में सोने, चांदी, हीरे, तमाम चीजों की खानें थी, वहां पर इन्होंने ये सब काम करवाना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि दासों की बड़ी डिमांड थी। और दास कहाँ से जाते थे, तो इन डचों ने शुरू किया कि सूती कपड़ा जो भारत से ले जाते थे अफ्रीका में, उसको एक्सचेंज करते थे किससे, दासों से, ठीक है। तो दास व्यापार में इनका बड़ा भारी मतलब हिस्सेदारी था, ठीक। तो कहते हैं कि भारतीय कपड़े को बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने डचों ने बेचने का काम किया। इसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से नील का व्यापार किया। नील मैं कल भी बता चुका हूं कि कलरिंग के लिए नील जो था बेसिक कलर था, नील से ही तमाम रंग बनाए जाते थे। और नील हमारे यहाँ आप जानते हैं कि एक मानसूनी जलवायु का एक झाड़ीनुमा शाकनुमा पौधा है, उसको काट करके उबाल करके नील बनाई जाती है। तो नील ये ले गए कहाँ से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में कच्चा रेशम ले जाते थे ये यहाँ से, बंगाल बिहार के इलाकों से। बिहार से बंगाल मुख्य रूप से कच्चा रेशम के लिए फेमस था। बिहार और बंगाल से सोरा, कल भी मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, कि सोरा किस उपयोग में आता था, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये गोला बारूद बनाने का काम आता था, तो उसके लिए सोरा का ट्रेड करते थे। और गंगा घाटी से अफीम ले जाते थे। हम सभी जानते हैं पश्चिम के लोग अफीम का सेवन अपेक्षाकृत ज्यादा किया उन्होंने। हमारे देश का सौभाग्य यह था कि सामाजिक संरचना हमारी ऐसी थी कि चाहे शराब हो, चाहे अफीम हो, नशे की चीजें हो, इस सामाजिक व्यवस्था में स्वीकरण में ही नहीं रही, कभी नहीं रही। जबकि भारत बहुत बड़ा उत्पादक अफीम का था किसी समय। आप चाइना की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ओपियम ट्रेड भारत से चलता, अंग्रेजों ने बाद में भारत में इंट्रोड्यूस किया था। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइनली क्या होता है कि 1759 में इनको अंग्रेजों ने, बंगाल की एक जगह है बेडारा या बेडरा, ठीक है, बेडरा, ये कहां पर है, हमारे बंगाल में स्थित है। यहाँ पर 1759 में एक बैटल होता है डचों का, किसके साथ, अंग्रेज के साथ में। तो इसमें एक तरफ अंग्रेज हैं, वर्चस्व की लड़ाई, आप देखेंगे यहाँ तक आते आते अंग्रेज सुपरमेसी स्टेब्लिश कर लेते हैं। आगे वाली उस सेक्शन में हम बात करेंगे। तो अंग्रेज डच युद्ध हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, मार्क कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। तो अंग्रेज डच युद्ध कब हुआ, 1759 में। कहां पर हुआ, बेडरा में हुआ। और इसमें अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से डचों को क्या कर दिया, पराजित करके भारत से इन्होंने खदेड़ दिया। और आप जानते हैं इसके आगे बांडियाबाज के युद्ध में इन्होंने फ्रांसीसियों को भी खदेड़ दिया। इसके पहले उन्होंने कंटेन कर दिया था किसको, पुर्तगालियों को। पुर्तगाली गोवा दमन दीव में कंटेन कर दिए गए थे। तो इस तरीके से हम लोग देखें डचों का भारत में जो है रिजीम समाप्त। फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।